Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NEET JEE मास्टर क्लास। तो बच्चों कैसी चल रही है केमिस्ट्री की पढ़ाई? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर अन्विका मैम आपके लिए फिर एक बार फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन वाले चैप्टर का नया लेक्चर लेकर आ चुकी हूँ बच्चों। तो एकदम ध्यान से आपको अपनी एनसीईआरटी निकाल लेना है, साथ में एक नोटबुक भी रख लेना है बच्चों। अगर आपको कुछ लगता है ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं पता है, आपको उसको नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं आप, या तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो एनसीईआरटी है ना उसी में आप साइड में पॉइंट वाइज पॉइंट ऐड कर सकते हैं बच्चों। ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं ये अपने सारे हैंड रिटन नोट्स और जो भी हाईलाइटेड एनसीईआरटी है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी। सो डोंट यू वरी बच्चों, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एनसीईआरटी की लाइन मेरे साथ ध्यान से पढ़ना है और अपनी एनसीईआरटी में उसको हाईलाइट करते जाना है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो एजियोट्रॉप्स है, और जो अपन इसके बाद पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं बच्चों? तो अब आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन स्पेसिफिकली हम कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चों? हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो मान लीजिए मैं एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाती हूँ, या तो आप एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब आपको पता है कि इसमें आपको दो कंपोनेंट मिक्स करने हैं। तो यहाँ पे जो अपन दो कंपोनेंट मिक्स करते हैं बच्चों इस बाइनरी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, तो अपन लिख लेते हैं टू लिक्विड सॉल्यूशन। अपन ने ये जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनाया, दो लिक्विड को मिक्स करके। तो बच्चों ये जो इनके मिक्सिंग के बाद सॉल्यूशन मिलता है ना, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या कहा मैंने बच्चों, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है। इतना सिमिलर होता है कि ये जो इनके कंपोनेंट हैं, इस जो बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, इनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इनको अपन क्या नहीं कर सकते बच्चों, इनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कौन सी मेथड से मैम? तो बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है बच्चों? तो वो अपन ने 11th में पढ़ा हुआ है, ऐसा मैं मान ले रही हूँ। थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे देती हूँ आपको। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी मेथड है जिसमें अपन दो लिक्विड सॉल्यूशन में से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो उसकी भी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि जो भी मेरे सॉल्यूशन में दो लिक्विड प्रेजेंट है उन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा, तो ही अपन सेपरेट आउट कर सकते हैं। पर ये जो एजियोट्रॉप्स है ये क्या है बच्चे, एक ये ऐसे सॉल्यूशन है जिनके जो दोनों लिक्विड के कंपोनेंट है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है बच्चों, उनका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर है। तो अब अगर बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर है तो मैं उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टर्म्स एंड कंडीशन है कि दोनों जो लिक्विड है उनके बीच में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एजियोट्रॉप्स हो गया। अब ये जो एजियोट्रॉप्स होते हैं बच्चे ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? एजियोट्रॉप्स जो हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। और दूसरा जो कैटेगरी है जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उनको अपन कह देंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। वापस रिपीट करती हूँ बच्चों कि एजियोट्रॉप्स ऐसे सॉल्यूशन है जिनके कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। कितना कम है? तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब ये जो एजियोट्रॉप्स है अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है मिनिमम है तो हम क्या कह देंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है, मतलब ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। उस कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करिएगा बच्चों
कि मान लीजिए एक ऐसा सब्सटेंस है, मतलब यहाँ पे जो मेरा एजियोट्रॉप्स है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये जल्दी एस्कैप हो जाएगा वेपर फेज में। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा बच्चों, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसलिए ये क्या शो करेगा बच्चों, ये शो करेगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन। आई बात समझ में? तो ये अपन याद रखेंगे कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। अब अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है का क्या मतलब है कि इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए फिर ये बॉइल होना स्टार्ट करेगा। मतलब ये जल्दी वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, लोअर होगा। तो जिसका वेपर प्रेशर लोअर होता है वो क्या करता है, वो शो करता है निगेटिव डेविएशन। किसके साथ, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन में अभी भी कंफ्यूजन है तो आपको इससे पहले वाली क्लास को जाके देख लेना है। ये क्लियर हुआ बच्चों? चलिए इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक है बच्चों, बट इस पे एक क्वेश्चन तो हमारा आता ही है बच्चों, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए चलिए समझते हैं क्या होता है। Some liquids on mixing form azeotrophs. Azeotrophs क्या है? So they are binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase. मतलब वो जो component है वो liquid phase और vapor phase में क्या होते हैं, same ही composition होता है। क्यों? Because they boil at a constant temperature. अब ये केस में क्या है बच्चों, it is not possible to separate the components by fractional distillation. वाई, तो ये रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग, मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ से क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। ज्यादा वेपर प्रेशर कब बनेगा, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, कम होगा। अब अपन इसका एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखेंगे बच्चा, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रॉप का। क्या एग्जाम्पल है इसका, तो इसका एग्जाम्पल है 95% बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। तो फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल वाटर मिक्सचर कैसे ऑब्टेन होगा, तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर हमें एक ऐसा सॉल्यूशन देता है जो क्या होता है 95% बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। तो एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे 95% इथेनॉल। इतना आया समझ में बच्चों? अब नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा बच्चों, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो वो क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। इसका क्या एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो इसका कंपोजिशन कितना होगा, तो जो अपन नाइट्रिक एसिड विथ वाटर ले रहे हैं उसमें हमारा 68% नाइट्रिक एसिड होता है और 32% वाटर होता है। तो आपको एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन, इसके दोनों टाइप्स, उनके एग्जाम्पल्स, ये चीजें आपको क्या होना चाहिए बच्चों, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना बेटा, ये बहुत आसान है। इसके प्रीवियसली अपन ने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसमें उसकी हेल्प से आप कर लेंगे। नहीं होता है तो एज आई प्रोमिस्ड यू कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए वापस अपन इसको डिस्कस करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोई बताना चाहता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों, है ना? अब अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं बच्चों और मैंने ऐसा पूछा कि कोई बताना चाहता है, अब आपको पता है कि मैं सुन तो नहीं सकती हूँ, बट आप इससे क्या होगा बच्चों, आप जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेशन आप एक बार अपने आप को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों, ये सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किस पर डिपेंड करेंगी, सो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट। किस पर डिपेंड करेंगी बच्चों, ये डिपेंड करेगी नंबर ऑफ सॉल्यूट पर। तो किस पर डिपेंड ये नहीं करेगी बच्चों, सो इट डज नॉट डिपेंड्स अप ऑन किस पर, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पर, ना कि सॉल्यूट के या तो सॉल्वेंट के नेचर पर। ये सॉल्वेंट नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सॉल्यूट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों जो डिपेंड करती हैं किस पर, सॉल्यूट के नंबर पर। तो किस पर डिपेंड नहीं करेंगी मैम, वो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। तो अब यहीं पर अपन कर लेंगे टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है मेनली इस चैप्टर में अपन 4 टाइप की पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपको चारों प्रॉपर्टीज के क्या करना है, नाम याद कर लेना है। 1 बाई 1 मैं आपको बताती हूँ। पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग। क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो थर्ड हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है दैट इज फ्रीजिंग इन। नेक्स्ट हमारी है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बच्चों वो होती है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए वापस रिवाइज करिए। 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ब्लड वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। 2 बार और रिपीट करिए बच्चों आप अपने आप को। पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम याद कर लेना है आपको, फिर अपन 1 बाई 1 पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो हम क्या पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग। किस में, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया है ना। कब पढ़ लिया है मैम, तो जब अपन ने लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन पढ़ा और सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन पढ़ा। तो सॉलिड और लिक्विड वाले केस में अपन ने क्या देखा बच्चों कि जब अपन सॉलिड को ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, किसको ऐड करते हैं बच्चों, तो जब हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या है, सॉलिड है और वो कैसा है, वो नॉन वोलाटाइल है। तो जब अपन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है जितना प्योर फॉर्म में था इस सॉल्यूट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो वेपर प्रेशर में हो गई ना लोअरिंग। तो इसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो चलिए हम राउल्ट लॉ के हिसाब से समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो बच्चों अपन ने ऑलरेडी राउल्ट लॉ पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्वेंट को क्या मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं और हम सॉल्यूट को मान ले रहे हैं बच्चों बी। तो जहां मैं ए लिखूंगी आपको समझ जाना है ये क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, और अगर मैं बी लिख रही हूँ मतलब वो मेरा क्या है, सॉल्यूट है। तो बच्चों अपन ने राउल्ट लॉ के हिसाब से पढ़ा था। तो लेट्स से सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, क्या कहा मैंने बच्चों, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज PA, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। राउल्ट लॉ में हमने यही पढ़ा था। अब ये अगर मैं कांस्टेंट हटाती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, P0A क्या है, तो ये हमको पता है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तब है जब वो किस फॉर्म में था, वो प्योर फॉर्म में था। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं P0A इंटू 1 माइनस XB। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, तो बच्चों हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है तो XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अब मैं इसको XA इक्वल टू 1 माइनस XB लिख सकती हूँ बच्चों, एकदम आसान है। तो अब यहाँ पे XA की जगह पे मैं 1 माइनस XB लिख दूंगी। अब इसको अपन और सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, P0A लिख सकती हूँ कि नहीं, माइनस P0A
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सिंपल मैथ्स। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा, अब मैं ले लेती हूँ इसको बाहर, P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू P नॉट A माइनस PA। ये बात आई समझ में? ये जो है बच्चों, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर मुझे ये देखना हो कि जो मेरा सॉल्वेंट है उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना था, P नॉट A, तो यहाँ पे सॉल्यूट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर A। तो अब मैं P नॉट A में से PA को अगर निकाल देती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा ना बच्चों कि प्रेशर जो है मेरा वेपर प्रेशर कितना लोअर हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मैं XB को बाहर ले लूंगी और अपन इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। ये सिंपल सा डेरिवेशन है बच्चों, आया समझ में? ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर ये वाला फॉर्मूला है तो इसको हम रिलेटिव लोअरिंग नहीं बोलेंगे, ये क्या है, ये सिर्फ लोअरिंग है। रिलेटिव लोअरिंग क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको याद रखना है बच्चों, है ना? याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? चलिए तो वापस रिपीट करते हो। जब अपन ने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। राउल्ट लॉ से अपन ये डिराइव कर सकते हैं कि जो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे। इसको अपन सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ए की जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ फ्रॉम दिस। अब ये हमारे सिंपल डेरिवेशन हो जाएंगे, तो ये हमें याद रखना है बच्चों, है ना? चलिए तो अब ये क्या हो गई, ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंडेंट है, सॉल्यूट के नंबर पर। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किस पे डिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, तो सॉल्यूट का। तो डायरेक्टली ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है ना? तो ये सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करेगी, नेचर पर नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हैं अपन, तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सॉल्वेंट में मैं शुगर ऐड करूं या किसी सॉल्वेंट में मैं नमक ऐड करूं, जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा वो तो सेम ही अमाउंट में होगा, है ना? तो सॉल्यूट का नेचर क्या था, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं बच्चों, एकदम सिंप्लीफाई करके मैं आपके लिए लिख रही हूँ, वापस लिखती हूँ मैं, रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure is equal to mole fraction of solute equal to किसके, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज हमारा सॉल्यूशन। तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों। ये हो रही है चीजें क्लियर? ठीक है, तो अब अपन ने क्या समझा कि ये जो हमारे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सिर्फ ये कह रही है बच्चों कि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो हमारा वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूरा पार्शियल प्रेशर है, क्या कहा बच्चों मैंने, यहाँ पे जो पूरा पार्शियल प्रेशर है वो मेरा किस पर डिपेंडेंट है, वो मेरा डिपेंडेंट है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके, सॉल्वेंट के। ए क्या है, ए है हमारा सॉल्वेंट। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? चलिए एनसीईआरटी से इसको एक बार हम रीड करते हैं। चलिए अब ऑलरेडी अपन ने सीख लिया है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। कब, अगर अपन ने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो। क्या कहा बच्चों कि अगर मैं सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करूं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इस डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
depression of freezing point of the solution solvent and elevation of boiling point of the solvent and osmotic pressure of solution. ध्यान से पढ़िएगा, all these properties depend on the number of solute particles irrespective of their nature. उनका नेचर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, उनके नंबर पर, relative to the total number of particles present in the solution. और ऐसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अब ये जो कोलिगेटिव वर्ड है लेटिन वर्ड है बच्चों, जिसका मतलब होता है को का मतलब होता है टुगेदर और लाइगेर का मतलब होता है बाइंड. अब नीचे अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अपन ने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो यहाँ पे वही बताया हुआ है बच्चों कि देखिए जो यहाँ पे जो P1 है वो इनका क्या है बच्चों सॉल्वेंट है, और जो P2 है वो इनका हो जाएगा सॉल्यूट. क्या हो जाएगा बच्चों, इनका हो जाएगा P2 सॉल्यूट. तो P1 मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट है. तो ये सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर जो अपन ने PA से समझा. मान लीजिए सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर इतना है, प्योर फॉर्म में इतना है, तो सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो पार्शियल प्रेशर में चेंज होगा उसको अपन किससे लिख सकते हैं, डेल्टा P1 से लिख सकते हैं, चेंज इन पार्शियल प्रेशर. तो दैट इज P01 माइनस P1. ठीक है. अब यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, तो P1 की जगह पे यहाँ पे मैं इसकी ये वैल्यू लिख सकती हूँ, और x1 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस x1 लिख सकती हूँ, है ना बच्चों. चलिए आगे अपन समझते हैं. अब 1 माइनस x1 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, अपन x2 लिख सकते हैं, वही x1 प्लस x2 इक्वल टू 1. अब अपन इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये डेल्टा P1 के नीचे ये अपना P0 चला जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा x2. डेल्टा P क्या है, तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर दैट इज P01 माइनस P1. अब ये जो डेरिवेशन है बच्चों इसको आपको क्या लिखना है, आपको इसको 2 टाइम्स लिख लिख के प्रैक्टिस करना है. आसान है, बस आपको ये क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए बच्चों. अब जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों, ये डिपेंड कर रही है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. तो अब यहाँ पे अपन यहाँ पे बच्चों ये जो मैंने लिया है ना ये मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन है. तो ये जो मेरा सॉल्यूट है वो ऑलमोस्ट क्या होगा, नेग्लिजिबल है, तो हम नीचे से N2 हटा सकते हैं. तो अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा, गिवन मॉस अपॉन इसका मोलर मॉस, और सिमिलरली N1 का हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना. तो ये N2 और N1 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है. तो अब ये जो पूरा फॉर्मूला है बच्चों ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. चलिए ये वाला क्वेश्चन समझते हैं. द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज इतना. मतलब बेंजीन का ये क्या है P0 है, तो यहाँ पे P0 B में लिख देती हूँ. अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट. तो अपन ने इसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, कितना, तो 0.5 ग्राम. तो अब अपन जब इसमें ऐड करते हैं तो बेंजीन का कितना अमाउंट है, मतलब सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है, तो 39 ग्राम, जिसका मोलर मास दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल. हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन